हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करने वाले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेमेस्टर 3 में हो, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, या जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक हो, आप सभी के लिए आज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कैपिटलिज्म, मीनिंग, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। पूंजीवाद, अर्थ और इसका विकास, और बात करेंगे वैश्वीकरण की। हम इस टॉपिक का बेसिकली मतलब क्या है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि एक एक वर्ड कम समझेंगे पहले, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज्म ये मॉडर्न पीरियड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ इसका। क्योंकि हम जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले एंशिएंट पीरियड में राजाओं का शासन हुआ करता था। मिडिएवल पीरियड, जब किसका शासन, जब फ्यूडलिज्म हुआ करता था। फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदार, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। तो इस सिस्टम में तो कैपिटल थी नहीं। कैपिटल मतलब पैसे से नहीं है, सिर्फ वो हर उस चीज़ से है जिसके ऊपर इंसान का अधिकार है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी ज़मीन हो, जायदाद हो, ये सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिए, जैसे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है मिडिएवल पीरियड को एंड करके, यानी कि मिडिएवल पीरियड के जो सिस्टम थे, जिसमें हमने देखा कि फ्यूडल सिस्टम है ना, सामंतवाद व्यवस्था, जमींदारों की व्यवस्था, राजाओं की व्यवस्था, इसको ख़त्म करते करते धीरे धीरे करके मॉडर्न पीरियड के जैसे अंदर हम आए, यह 15th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स, यानी कि 1600, 1700, 1800, ये जो टाइम पीरियड है हमारा मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड में आता है, जब कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का राइज हुआ। इसको पहले और अभी भी इसका जो बड़ा रूप है वो है लिबरलिज्म, उदारवाद। उदारवाद का ही एक सब टॉपिक कह लो आप, कैपिटलिज्म। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि आप टॉपिक को समझ पाए। सबसे पहले दोस्त मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो कैपिटलिज्म है टॉपिक का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में आए। मैंने दोस्त आपके लिए आज जो स्लाइड तैयार करी है ये बहुत बेहतर है और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो है ना कैपिटलिज्म या एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ जाता है इसके अंदर, अर्थशास्त्र का कंसेप्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर होगा समझना ये। सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की। मैं इसके बारे में पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने इस कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग या इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी है। क्यों? क्योंकि इसको इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। ये है भाई एडम स्मिथ। अब थोड़ा सा एडम स्मिथ के बारे में हमको जीके के पर्पज से पता होना चाहिए। एडम स्मिथ जिसका जन्म हुआ था 5 जून 1723 को, है ना, और इसकी डेथ हो गई दोस्तों, मर गया था 17 जुलाई 1790 को। यानी कि इस तरीके से इस टाइम पीरियड के दौरान इसने जो अपनी एक बुक लिखी 1776 के अंदर, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक के अंदर डिमांड, सप्लाई, मार्केट थ्योरी, इसने इंडिविजुअल हेड नामक एक थ्योरी दी थी, जिसमें इसने ये कहा कि एक जो मार्केट है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रेगुलेट होनी चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे मार्केट, तो डिमांड और सप्लाई के थ्योरी पे रेगुलेट होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई का मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा ही माल बनेगा, सामान बनेगा। मान लो ये मार्कर है, इसकी जितना ज़्यादा डिमांड होगी मैं उसको उतना ज़्यादा ही बनाऊँगा। यानी कि अब डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही प्राइस का निर्धारण चाहिए, प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। नहीं गवर्नमेंट आएगी प्राइस बताने के लिए, नहीं। तो ये क्या कहता है एडम स्मिथ, ये कहता है कि मान लो इसकी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी हम ज़्यादा कर देंगे। अब मान लो इसकी डिमांड ही कम हो रही है, मार्केट बिक ही नहीं रहा, है ना, तो इसकी हम प्राइस कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि कम हुई प्राइस पे लोग ज़्यादा लेंगे, है ना। तो किसी भी डिमांड और प्राइस, यानी कि डिमांड और सप्लाई को ही देख के प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। इसी को ही इंडिविजुअल हैंड नामक थ्योरी के अंदर एडम स्मिथ ने समझाया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटलिज्म का एक राइज होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इसको इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं कि ये है ना, ये व्हाट इज कैपिटलिज्म, इसका मतलब क्या होता है। हिंदी मीडियम में तो हिंदी से इंग्लिश से घबराना मत। मैं ये देखता हूँ काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर, अपने नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताते हो सर हिंदी में लिखा करो, यहाँ पे समझ में नहीं आता है हमको। काहे इतना टेंशन लेते हो जी, हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, ये कैपिटलिज्म है, हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं इसको। क्या लिखा है यहाँ पे, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इन विच ट्रेड, जहाँ पे व्यापार होता है, इंडस्ट्री, उद्योग, कारखाने खुलते हैं, एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन करने के साधन। मार्कर बनाने के लिए मान लो कि बेड बनाना है तो लकड़ी चाहिए, घर बनाना है तो ईंटें और सीमेंट चाहिए। तो जो कच्चे माल होते हैं ये, है ना, तो इनको पहले मशीनों में डालना पड़ता है हमें। तो प्रोडक्शन के जो साधन है, मशीनें वगैरह हो गए, ये सब जितने भी हो गए, तो प्रोडक्शन के जो साधन हैं यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, ये सब चीज़ यानी कि ट्रेड, इंडस्ट्री और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन, उत्पादन करने के साधन। कोई चीज़ उत्पादन करना है, कोई चीज़ बनाना है, इसका जो सोर्स है, ये जो साधन है, ये किसके हाथ में होना चाहिए, ये प्राइवेट ओनर्स में, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर में
हम और आपके जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके हाथों में होना चाहिए, ना कि सरकार के हाथों में होना चाहिए। इसी को कहा जाता है क्या, कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि जब मेरे और आपके हाथ में है तो हम सिंपल प्रॉफिट को देख के काम करेंगे। तो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसके अंदर इंडस्ट्री यानी कि बैंकिंग सेक्टर हो गया या कारखाने हो गए, ये सब प्राइवेट सेक्टर है, किसमें है, किसके अंदर, निजी लोगों में होता है, निजी लोगों के हाथों में होता है। और ये निजी लोग प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट्स के लिए अपने प्रॉफिट को देख के काम करते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको कि डिमांड और सप्लाई के बेस पे सारा काम होता है। अब इस मार्केट की प्रोडक्शन मैं तभी करूंगा ना जब मुझे इससे प्रॉफिट होगा, मैं इसकी प्रोडक्शन करूंगा जब मुझे इससे प्रॉफिट नहीं होगा। तो हर एक इंसान कैपिटलिज्म के अंदर प्रॉफिट को देख के काम करता है, इसलिए इसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबको कैपिटल चाहिए होता है, सबको पैसा पूंजी चाहिए होता है। आई होप आपको इससे बेहतर अब कितना भी कुछ कह लूँगा समझ नहीं आएगा। समझ आ गया आप सभी को? तो समझ आ चुका होगा आपको? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसलिए इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या, प्रॉफिट देख के काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज गुड अबाउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होने का मतलब ये है कि उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होने चाहिए, तभी हम उस कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म की बात कहेंगे हम। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, इसका सिंपल कहते नहीं है कि एडवांटेज वगैरह की हम बात करते हैं पहले कि कैपिटलिज्म किस चीज़ की बात करता है। सबसे पहले कैपिटलिज्म का एक मेन जो थ्योरी है, मेन जो इसका पर्पज़ है, एम कह सकते हो आप, वो है हैप्पीनेस। कैपिटलिज्म चाहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें। आफ्टर द कोल्ड वॉर दुनिया में एक नई आइडियोलॉजी निकल कर आई जो जीत चुकी थी सोवियत संघ, यूएसएसआर से, वो था अमेरिका, जिसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म की। तो अमेरिका यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन सब की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म की होती है। और जितने भी ईस्ट के कंट्रीज़ थे सारे, हमारे यूरोप के ईस्ट की कह लो आप, या जितने भी सोवियत संघ के ग्रुप के अंदर थे, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के सारे जो ग्रुप थे वो सब सोशलिज्म को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर जो कैपिटलिज्म वाले कंट्रीज हुए उन्होंने हैप्पीनेस की बात करी। ये बोलते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो हैप्पीनेस की मतलब खुशी की बात करते हैं, ये लोग किसी तरीके से खुश रहे। अब जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। ये बोलते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, सब लोग तो आज़ाद हैं, खुश तो है ही है, कैपिटलिज्म खुश से सब लोग, यानी कि सब अपने अकॉर्डिंग सब काम कर सकते हैं, जो वो चाहे जो कर सकते हैं, सरकार का कंट्रोल तो यहाँ पे होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। तो कैपिटलिज्म का मतलब जो मेन मोटो है वो क्या है किसके लिए काम करना, हैप्पीनेस के लिए काम करना। नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है वायरेबल एंड ऑल्टरनेटिव्स की। इसका मतलब क्या हुआ, आजकल दोस्त हम देखते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर जाओ आप तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। अब मान लो कि मेरे को ये मार्कर लेना है, मैं बार बार मार्कर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास मार्कर इस समय है ना, मेरे को ये मार्कर लेना है। अब मैं कहीं और जाऊँगा, मान लो एक बंदा जिसको 10 रुपये में दे रहा है, मैं कहीं और जाऊँगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव्स मेरे पास है। क्यों? क्योंकि सभी जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके वजह से समाज से मार्केट के अंदर बहुत सारी मार्केट्स में दुकानदार भरे पड़े हैं, निजी लोग, प्राइवेट सेक्टर है ना भाई। तो मैं उसके पास जाऊंगा जो 10 रुपये से भी सस्ता दे देगा। अब 8 रुपये में कोई दे रहा था, मैं उसके पास जाऊंगा जो 5 रुपये में दे देगा। ऐसा बोलते नहीं हम, सही से लगा लो भाई, सही से लगा लो, वही वाला काम धाम बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आज कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर एक गुड्स का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, मौजूद होता है। इसको वैकल्पिक वस्तु कहा जाता है, विकल्प मौजूद होता है। तो आप इसको ना लेकर किसी और को भी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट ये बात करते हैं ग्रोथ की। ये बोलते हैं कि देश के अंदर हर व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अमीर बने। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, एक देश के जितने भी लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है यही बात की जाती है। जैसे भारत की बात करें तो चंडीगढ़ के लोगों की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है। वैसे ही तमाम भारत में या हम पूरी दुनिया की बात करें तो ये बात करते हैं ग्रोथ की। एक देश के अंदर लोगों की इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, और इंक्रीज करने का मौका आपके पास भी और मेरे पास भी। क्यों? क्योंकि खुली समाज है, खुली अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी है, और कैपिटलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिशन है। तो इस कॉम्पिटिशन के रेस में जो जीतेगा उसकी इनकम बढ़ जाएगी, जो कुछ नहीं कर पाएगा वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देना है, बाहरी कोई देश आप पे कोई अटैक ना कर दे, बस सरकार का काम इतना ही है। हेल्थ, एजुकेशन देखना, और आप सभी को पुलिस के द्वारा
प्रोटेक्शन देना, बस बाकी सब आपको अपने आप ही करना होगा, ठीक है। इसलिए ये कंपटीशन की बात करते हो, इस कंपटीशन के द्वारा आप ग्रोथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये बात करते हैं फ्रीडम की। ये बोलते हैं कि एक इंसान को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। और ये आज़ादी किस मामले में हो? आज़ादी इस मामले में हो कि जो आप चाहे वो कर सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके किसी भी काम से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कल किसी का एग्जाम हो, आप अपने घर में बहुत तेज़ से डीजे बजा रहे हो तो उसको तो दिक्कत होगा ही होगा यार, है। अब किसी घर में जाकर चोरी डकैती स्टार्ट करते हो दिक्कत तो होगा यार, है ना। तो ये बोलते फ्रीडम है आपके पास, जो चाहो ये देखिए। अब आप समुद्र में खड़े होकर फिर पानी उछालो, जो करो आपकी मर्जी है, ये है ना। कितना मज़ा आता है यार, सामने से सूरज निकल रहा हो, है ना, साथ में आप हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, जो मज़ा आता है। चलिए दोस्तों टॉपिक पे आ जाते हैं, तो फ्रीडम की बात करते हैं। अब फ्रीडम ये मामला होना चाहिए ना जिसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम में भी डिवाइड कर रखा है हमने। अगर आपने मेरे से फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ली हो तो आपको पता होगा। चलिए, एंड ये बात करते हैं सोशल गुड की। हमें वही काम करना चाहिए जो पूरी समाज के लिए अच्छा हो, है ना। ये बात करते हैं किसकी? सोशल गुड की, पूरी सामाजिक भलाई की बात करते हैं ये, है ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो इनकी बुराई है कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म की, ये परिणाम की बात नहीं करते, ये आउटकम की बात नहीं करते। ये बोलते सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दो, बस इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका परिणाम क्या निकला ये मतलब नहीं है हमें। हमारे दोस्तों कोई भी डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी गई है, अब उस इम्प्लीमेंट का फायदा कितनों को हुआ ये इसकी देखने की बात नहीं करते। भाई कैपिटलिज्म है, खुली बाजार है, जितना माल दिख रहा है लूट लो। इनका कहने का मतलब यह है कि जो योग्यता है वही आगे बढ़ेगा, जो कैपेबल है वो आगे बढ़ जाएगा, जो कैपेबल नहीं है वो पीछे रह जाएगा। और ऐसे में वैसे लोगों के कारण ही कैपिटलिज्म की क्रिटिसाइज की जाती है, ये कहकर कि इस सिस्टम के कारण है क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ता जाता है। हम ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वलिटी है ना, ये यानी आपको क्या बताया, यानी कि जो इसी वजह से सोसाइटी में क्या होता है, इनइक्वलिटी बन जाता है। और दोस्तों ये इनइक्वलिटी जायज़ है, क्यों? क्योंकि जो अमीर बना है वो अपनी मेहनत की वजह से अमीर बना है, और जो गरीब है वो अपने कर्मों की वजह से गरीब है। उसमें ऐसी योग्यता नहीं है जैसे कि अमीरों में होती है। अमीरों ने बहुत मेहनत किया है। अब ये भी तो कहा जाता है कि उन अमीरों ने गरीबों को शोषण किया है, एक्सप्लॉइटेशन करके वो गरीब अमीर बने पड़े। तो बहुत थ्योरी ऐसी कही जाती है, लेकिन इस वजह से ये बात करती है जो सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म की वजह से जो आया है, ये खाई बड़ी है, ये जायज़ है, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म को ही खत्म कर दो, ये इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की सोसाइटी के अंदर तो जहाँ पे कैपिटलिज्म तेजी से बढ़ रही है, क्या खत्म हो सकती लगता है आपको? अब ये बोलते हैं जो नहीं वेस्ट मटेरियल है ना, इन सभी का यूज़ किया जा सकता है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि कैपिटलिज्म के अंदर, पूंजीवाद के अंदर ऐसे संसाधनों का बहुत ज़्यादा ही वेस्ट किया जाता है, बर्बाद, संसाधनों का बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, ठीक है। एंड दोस्त इसी वजह से आज क्या है, हमारे देश या उन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लोग क्या है, स्टारवेशन यानी कि भूख से मर जाते हैं, भूख से 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती। तो कैपिटलिज्म बेशक सोचने में दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि एक बार जो अमीर बन गया वो तो अमीर ही रहेगा भाई। हम चांस होते हैं कि वो गरीब बन जाए वापस, क्यों? क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। एक बार आपके पास पैसा आ गया, इन्वेस्ट कर दो, पैसा आता रहेगा। बट वो कहते नहीं है कि जहाँ पे लक्ष्मी जी है वहाँ पे सरस्वती जी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे पैसा है वहाँ बुद्धि होना ज़रूरी है। क्योंकि पैसा सबके पास तो है, लेकिन पैसा कमाना सब जानते हैं, लेकिन पैसे को किस तरह से खर्च करे ताकि वो पैसे से पैसा और बन जाए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए दोस्त, है ना, तो इसकी बात ये कर लेते हैं। एंड ये बात करते हैं कि इस वजह से लोगों में क्या हो जाता है, एंटी सोशलिज्म का कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जो क्या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और डेमोक्रेटिक कुछ घटनाएं घटने लग जाती है देशों के अंदर। तो दोस्त ये सारी घटनाएं निकल कर आ जाती है ना। और हम तो ये बात देखते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर कारखाने तो बहुत सारे खुल जाते हैं, फैक्ट्रीज तो खुल जाती है, खुली छूट तो दे दी है, लेकिन इसके वजह से पोल्यूशन का जो खतरा है ये तो हमारे लिए जानलेवा है दोस्त। लेकिन जो पोल्यूशन का जो खतरा है ये तो हमारे लिए जानलेवा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता कैपिटलिज्म। इसलिए एक थ्योरी निकल कर आया सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका मतलब ये होता है कि आज के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो ताकि आने वाले जो जनरेशन उनको भी इसका फ़ायदा हो, ठीक है। सतत विकास 1987 के अंदर आवर कॉमन फ्यूचर में यूएनओ की रिपोर्ट में भी यही डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। तो पोल्यूशन की दोस्तों ये बात हो गई, है ना। एंड दुनिया का तमाम कंट्रीज़ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए इस कैपिटलिज्म की युद्ध में, वॉर में, रेस में, युद्ध में कूद गए। अब जैसे कि देख लो, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ, ये कोल्ड वार क्यों हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ थी, पावर ऑफ, इस पे स्ट्रगल ऑफ पावर। किसके लिए करना?
दोस्त ये जो वोट था सिर्फ इसके लिए था कि बस शक्ति ग्रहण करना है हमें, है शक्ति प्राप्त करना है, ज़्यादा हमें शक्तिशाली बनना है। तो ये सब मेन सारी जो मैं बात बता रहा हूँ यही है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हमारा ये एक टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक टॉपिक खत्म हुआ है, अभी छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अभी दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं हम, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कैपिटलिज्म को समझाया है, अब आपको मैं समझाता हूँ इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसका विकास कैसे होता है जी, अभी तो हमने एलिमेंट्स की बात कर ली। देखिए, कैपिटलिज्म इज जनरली कॉल्ड द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट मीन्स आर ओन बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमने दोस्त बात ही कर लिया कि इन सब के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, प्राइवेट ओनरशिप की बात होती है, कैपिटलिज्म के अंदर बात हो रही है। पर्सनल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि सभी का इंडिविजुअल राइट्स होता है ना। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल कंपटीशन, मैंने दोस्तों क्या बताया कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके पास बिल्कुल कंपटीशन है, वो चाहता आगे बढ़ जाए, जिसमें कैपेबल वो आगे बढ़ जाए, जो कैपेबल नहीं वो पीछे रह जाएगा। ये सबसे बड़ी बात उनकी ये होती है। एंड दोस्तों जब हम बात करते हैं आज, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका पूरा ले लो आप, और वेस्टर्न यूरोपियन यानी दोस्त यूरोप का जो पूरा ही वेस्ट का पार्ट है ये रहा दोस्त, जिसमें हमारे जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, इधर आपका स्पेन हो गया, फिर इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, ये सब दोस्त ऐसे से यहाँ पे आपको कंट्री मिलेंगे। ये सब के सब कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि अमेरिका के साथ ही रहे हमेशा से। तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका पूरा ले लो, ये सब के सब कैपिटलिज्म को फॉलो करते कंट्रीज हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। तो ये आप जरा एक बार देख लीजिए, आप क्लियर है, ये आपको समझ आ चुका पूरा मैप। ये पूरा जो मैप है यहाँ पे, ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा पार्ट हो गया, और ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है ये पूरा यूरोपियन मैप हो गया, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप का मैप हो गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता जिसको कहते हैं। और इन्हीं की सभ्यता आज हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में फैलती जा रही है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग चाउमीन, मोमोज, बर्गर जैसे चीज़ों, जीन्स वगैरह, हमारे कल्चर में चेंज, हमारे भाषा लैंग्वेज में चेंजेस, रहन सहन, खान पान, जीने के तरीके में, पूरा लाइफ स्टाइल में पूरा चेंजेस आ चुका है। तो ये एक प्रभाव है इसका ग्लोबलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि एक देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है, और जो वहाँ पे सिस्टम है, जो वहाँ की कल्चर है, वो हमारी इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में आ जाती है, जो हमारे देश की है वो उनके कंट्री में चल जाती है। लेकिन दोस्त इसका नेगेटिव प्रभाव ये हुआ कि उन देशों की कल्चर सिस्टम वगैरह हमारे देश में ज़्यादा आ गया है, उन देशों में कम। अब उन देश में दोस्तों कौन लुंगी धोती पहनना देगा आपको अमेरिका वगैरह में, लेकिन वहाँ की कंट्री कल्चर हमारे देश में जरूर आ गया है। अब देख लो भाई, चाउमीन, मोमोज, बर्गर ये सब पता था हमको भी, लेकिन आज हमारे मुंह का टेस्ट बन चुका है। ये शाम को अगर गली के कॉर्नर पे गई नहीं, ये खाई नहीं तो मज़ा नहीं आता। बाबा पिज्ज़ा हट में जाओगे ना, है इस तरीके से। तो दोस्त पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोस, ये हो गया, पेप्सी, कोका कोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। तो डेवलपिंग कंट्री पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ जा रहा है। हम अपनी कल्चर्स को खोते हुए जा रहे हैं ना, हम अपनी लैंग्वेज को खोते हुए जा रहे हैं, हम अपने उन कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म के रूट की, इसकी जड़ कहाँ पे है, तो इसकी हम डेवलपिंग की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट इसका हुआ कैसे। तो 15th सेंचुरी की दोस्त हम बात कर रहे हैं। तो 15th और 16th सेंचुरी यानी कि सन 1400 से लेकर 1500, इसके बीच में ही इसका एक जड़ मिलता है। क्यों? क्योंकि रिफॉर्मेशन हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, धर्म में सुधार हुआ, फ्यूडलिज्म, मैंने आपको बताया ना कि सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुआ था। और इस तरीके से लोगों ने क्या, अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, और इस ट्रेड के कारण पैसा आया, क्योंकि पैसे की लेन देन स्टार्ट हो गई, कैपिटल आ गया, और इसी कैपिटल की वजह से पूंजी का विकास हुआ। पूंजी ने पूंजीवाद व्यवस्था को लेकर आ गया, कैपिटलिज्म को लेकर आ गया, और इस तरीके से क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट कंट्री पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज हो गई, और पूरी दुनिया इस तरीके से क्या करने लग गई, एक अपनी कंट्री का ट्रेड, इंडस्ट्रीज वगैरह दूसरी कंट्री से लेन देन करनी स्टार्ट हो गई। और यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। जब पूरी विश्व क्या हो, लाइजेशन हो जाए, जुड़ जाए, तो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, जब एक देश की इकोनॉमी किसी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई फीलिंग। चलिए, अब हम बात करते हैं टुडे आज के दोस्तों इस समय में इवन फॉर्मर सोशलिस्ट, जो पिछले दोस्तों जो सोशलिस्ट कंट्री जैसे यूएसएसआर हो गया है, इवन चाइना हो गया, जो कि आज भी कहता है कि मैं सोशलिस्ट हूँ, है ना, चाइना भी हो गया, है ना। तो कंट्रीज लाइक रसिया हो गया एंड चाइना हो गया, अडेप्टिंग कैपिटलिज्म, इन सभी कंट्रीज ने अडेप्टिंग कर लिया है। क्या अडेप्ट कर लिया है? कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। 1970 के डिकेड्स के अंदर चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाया 1978 में, है, अपने एग्रीकल्चर को हो गया, या सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपनाया उसने, संघाई को, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को इन्वाइट किया कि यहाँ पे आओ, इंडस्ट्री लगाओ। क्योंकि सोशलिज्म में क्या होता है कि सभी कुछ
प्राइवेट में नहीं, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब गवर्नमेंट जो चाहे तभी होगा। बैंक, इंडस्ट्री कुछ भी खोलना हो तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन, अदरवाइज सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड में है, उनके हाथ में है। और इसी सिस्टम को लेकर चाइना ने अपने विकास को देखा, ये विकास तो रुक गया है भाई। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपना दी है, कुंडी मत खटका सीधे अंदर। चाइना ने क्या बोला, कुंडी मत खटखटाओ सीधे अंदर आओ, यानी कि अब लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा आपको, सीधे अंदर आओ, संघाई क्षेत्र में आओ। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमी जोन है, तो यहाँ पे आगे विकास करो, इंडस्ट्री लगाओ। सेम यही भारत ने भी किया। 1991 के अंदर दोस्तों हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी। भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे भाई, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो। हाँ, वो बात अलग है कि उनको कठपुतली के रूप में यूज किया गया, वो बात अलग है, लेकिन पर्सनली बताता हूँ मैं, एक ग्रेट इकोनॉमिक्स थे वो। अब उनके लीडरशिप के अंदर भारत ने दोस्त पता है ऐसी नौबत आ गई थी, हमें अपने सोने को IMF के अंदर गिरवी रखना पड़ रहा था। आपको ये बात पता होना चाहिए। तब जाकर दोस्त हमने LPG सिस्टम को अपनाया। LPG का मतलब होता है लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। इसका मतलब भी यह हुआ है सिंपल कि अब भारत भी अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट के पास सारे जो इंडस्ट्रीज हैं अब उनको प्राइवेट सेक्टर में कर देगा, है निजी लोगों के हाथ में दे देगा। और दुनिया के तमाम कंट्रीज जिसको FDI के नाम से जानते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भारत में आके अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, मशीनें और कंपनियाँ खोलेंगे, जिससे कि भारत के लोगों को क्या रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इस तरीके से भारत की सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही सेम काम अब रसिया भी 1991 के अंदर, जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ 25 दिसंबर 1991 को, तो पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवाद का बोलबाला हो गया। अमेरिका जीत गया, सोवियत संघ हार गया, USSR है जिसके 15 देशों को मिला के बनवा इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस तरीके से कंट्री निकल के आया रसिया, जिसने अब जाके कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। चाइना भी दोस्तों कहीं ये कहता है कि हम एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं क्या है, टोटली रूप से कैपिटलिज्म है। अब तो सभी कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर हो ही ना, तो वो कंट्री ग्रोथ हो ही नहीं सकता। चाइना सही टाइम पे समझ गया था, है ना, तब इसका बहुत तेजी से विकास हुआ। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर भी इकोनॉमिक मामले में बेहतर है भाई ये है। लेकिन भाई यहाँ पे ना फ्रीडम में क्या फायदा ऐसा इकोनॉमी का, ना लोगों को फ्रीडम है। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके साथ दोस्तों ऐसे ही हरकतें करता है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है ना। दोस्त दुनिया के तमाम कंट्रीज को परेशान करते हैं, उनके बॉर्डर पे जाके ये करके हैं। फादर ऑफ कॉर्न ऐसे ही है ये, दुनिया के पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाता रहता है, या दुनिया को ऐसी किस संकट में डाल देता है। तो चाइना एक तरफ से है ही यार, दुनिया के विश्व बीमारी बन चुका है ये, है ना, फादर ऑफ कोरोना तो चाइना है ही है। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन में दोस्त मैंने आपको इसके बारे में समझा ही दिया, है ना। इसने प्रिंसिपल ऑफ दोस्तों इसने दिया था क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल हैंड, है ना, यानी कि एक इनविजिबल हैंड है जो काम करती है, वो इनविजिबल हैंड क्या है, डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। इनके ऊपर कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या इनवर्स रिलेशन होता है, इसकी बात करता है ये। कैपिटलिज्म इज अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। इसका कहना क्या है कि दोस्त ये जो है सोशल सिस्टम होता है कैपिटलिज्म, जो कि सभी लोगों का एक इंडिविजुअल राइट्स होता है, इसके अंदर व्यक्तिगत अधिकार होता है कि वो उस समाज के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर देश के नागरिक होने के नाते वो चाहे जो वो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, एंड मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और क्या प्राइवेटली क्या दोस्तों प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर अ प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट के लिए जो निजी लोगों के द्वारा काम किया जाता है वही कैपिटलिज्म या पूंजीवाद कहलाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या है। तो जहाँ पे भी कैपिटलिज्म होगा ये इन चीज़ों की बात करते हैं, इनकी जो खासियत है वो क्या है, ये दोस्तों बात करते हैं राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सभी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का सभी को अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को छीन ले, आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अमीर बन सकते हो, अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला जो चाहो बन सकते हो, है ना। एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जो भी काम होगा उन सभी का मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया आपको कि मैं ये मार्केट तभी बनाऊंगा जब इसका डिमांड होगा। अब दोस्त मैं आपके लिए वीडियोस तभी बनाऊंगा जब इस पर व्यूज़ आएंगे, है ना। अब इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं इसको वीडियोस को बनाऊंगा ही नहीं। समझ आए आप सभी को। मेन जो हमारा ये पर्सपेक्टिव है, माइंड का स्ट्रक्चर समझो, और ये वास्तव में ये सही है। आप वही काम करोगे, आप वहीं पे जॉब करोगे जहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब एक जगह सैलरी आपको 20 रुपये मिल रही है, एक जगह सैलरी आपको 50 रुपये मिल रही है, तो आप 20 की जगह 50 वाली में करना पसंद करोगे। तो सेम यही कंडीशन है ना, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। तो आज हमारा सिस्टम भी क्या है, कैपिटलिज्म सिस्टम है ना। आप जो चाहो वो भी कर सकते हो, क्लियर है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपको चूज करने का फ्रीडम होना चाहिए।
तो ये कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो इन चीज़ों पे ये इम्पोज करते हैं कि आप सभी के पास ये राइट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या होता है, वही डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सब कुछ काम होना चाहिए। एंड मिनिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनका काम सिर्फ हेल्थ एजुकेशन और लोगों को प्रोटेक्शन देना हो, बाकी सभी काम प्राइवेट सेक्टर के लोग जो बिजनेसमैन लोग हैं वो खुद ही कर देंगे, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जितनी भी देश की सरकार है, वो गवर्नमेंट है, वो मिनिमम काम करेगी, मैक्सिमम काम लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे फ्री में यहाँ पे हल्के से और भी बता दिया है। आप चाहो तो इनको फटाफट एक आप इसको एसएस यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी ये काफ़ी काम भी आए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का विकास यानी कि इसका उदय कैसे हुआ। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मर्चेंट कैपिटलिज्म। मर्चेंट, जैसे ही लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ट्रेड के द्वारा लोगों ने उस देश में सामान भेजा तो पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, उसी पैसे से उनको पूंजी मिल गई, पैसा मिल गया, उसी पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लग जाती है, उस इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिल जाता और वहीं से एक नया थ्योरी निकल कर आ गया है कैपिटलिज्म का। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म। मैंने क्या बताया आपको, जैसे सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुआ तो एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ, ये देखो खेती कर रहे हैं, जिसमें जमींदार किसानों से खेती करवाया करते थे, काफ़ी अत्याचार भी क्या करते थे। जैसे फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई है, तो कैपिटलिज्म की सिस्टम आया जहाँ पे इंडस्ट्री, जो काम पहले हाथों से होता था वही काम मशीनों के द्वारा होने लग गया, जो काम पहले 100 दिन में होता वही काम अब 2 दिन में होने लग गया। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट्स क्या, मर्चेंट कैपिटलिज्म है, व्यापारिक पूंजीवाद का विकास होना, एंड फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का अंत होना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है दोस्त, याद रखना आपको। नेक्स्ट द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड। सबसे दोस्त दुनिया के अंदर जो मेन जो फ्यूडलिज्म नामक जो सिस्टम रहा वो इंग्लैंड से ही राइज हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में ये पूरा स्प्रेड हुआ पड़ा था, जहाँ पे भारत में भी देखा गया ये, है ना। ये आपको ध्यान रखना, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम भारत के तो यही थी, सामंतों का राज चलता था, जो जमींदार है, क्योंकि जमींदारी देश के गद्दार भी हुए जिन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाया। 1857 की दोस्तों जो रेवोल्यूशन थी भारत की वो तो सफल भी हो जाती है, कुछ गद्दार भारत के निकल गए इस तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि मेन जो इंग्लैंड के अंदर जो ये खत्म हुआ क्या फ्यूडलिज्म, तो दुनिया के तमाम कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट पड़ा और इसी वजह से दुनिया के तमाम कंट्रीज ने अपने जो जमींदार है उनके विरोध में आवाज़, उनके अपोज में आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। दुनिया के तमाम कंट्रीज़ की दोस्तों हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इंग्लैंड की, क्योंकि कैपिटलिज्म के रिकॉर्डिंग और सबसे पहले विकास यहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया को तमाम कंट्री, लगभग दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज इंग्लैंड के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुलाम थे। इस तरीके से इसको रॉ मटेरियल मिल जाता, क्योंकि मशीन तो इसके पास थे ही। ग्राहम बेल्स जिसने फ़ोन का आविष्कार किया है, जेम्स फोर्ड जिसने इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तो इस तरीके के इन्वेंशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुए। इसका फ़ायदा इंग्लैंड का पहुंचा। तो इससे पहले जब यहाँ पे फ्यूडलिज्म सिस्टम हुआ करता था, तो जैसे ही ये फ्यूडलिज्म सिस्टम खत्म हुआ है ना, ये खेती व्यवस्था यहाँ पे जब इंग्लैंड में खत्म हुई, तो इसी के बाद क्या हुआ इंग्लैंड के अंदर, डेवलपमेंट इन द प्रोडक्शंस ऑफ स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स। क्या हुआ यहाँ पे प्रोडक्शन करने का तरीका का चेंज आ गया और यहाँ पे क्या करने लग गए लोगों ने, बटन्स, रिबन्स, पिंस, सोप, टाइल्स, है ना, तंबाकू, पाइप्स, ये सब तरीके को इन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन के अंदर। और यहीं से प्रोडक्शन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके क्या होती है, ये पूरी दुनिया में फैलनी स्टार्ट हो जाती है और कैपिटलिज्म का राइज होता है। क्योंकि जो मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो वो आपकी कंट्री में नहीं हो रहा, तो मैं आपके कंट्री में भेजूंगा और जो आप में हो रहा है वो आप मुझे में भेज सकते हो। तो यहीं से दोस्तों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट निकल कर आया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही दोस्तों कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे ग्लोबलाइजेशन निकल कर आता है। ठीक है दोस्त, चलिए वैश्वीकरण निकल कर आता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, सामान का लेन देन करना। डेली वेजेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, लोगों को डेली वेजेस सैलरी के रूप में देना, इन्वेस्टमेंट करना एंड प्रोडक्शन करना, ये सभी रोल निभाते हैं डेवलपमेंट करने में, किसके, कैपिटलिज्म के। नेशन स्टेट एंड कैपिटलिज्म। दोस्तों नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री जो बिल्कुल ही आज़ाद हो, अपने इंडिपेंडेंट हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, अपने देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, टोटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो दोस्त हम देखेंगे कि 17 और 18 सेंचुरी में दुनिया के तमाम यूरोपियन कंट्रीज, एशियन, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज ने नेशन स्टेट बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। जैसे देखा अपने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन से
इससे पहले भी हम बात करें तो 1776 के अंदर 4 जुलाई का समय था जब अमेरिका को आज़ादी मिली इंग्लैंड वालों से। वैसे ही 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फिर दोस्तों जर्मनी में यूनिफाइड करने के लिए इटली, इधर ऑस्ट्रिया हो गया, आपका पर्सिया हो गया। तो दुनिया के तमाम कंट्रीज ने क्या सेम इसी तरीके से भारत भी गुलाम था, तो भारत भी नेशन स्टेट बनने के लिए संघर्ष कर रहा था, है ना। तो नेशन स्टेट बनते ही लोगों ने क्या किया, दुनिया के तमाम कंट्री ने कैपिटलिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट इज कोरिलेटेड। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ किसका, नेशन स्टेट का, और इसी के साथ डेवलपमेंट हुआ कैपिटलिज्म का। क्यों? क्योंकि जब तक स्टेट नेशन स्टेट नहीं बने थे तो उस स्टेट के अंदर या उस देश के अंदर क्या क्या हुआ करता था, फ्यूडलिज्म सिस्टम था, जमींदारों के द्वारा खेती करवाई जाती थी और मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र हुआ करता था। जैसे ही देशों ने आज़ाद प्राप्त कर ली, आज़ाद होने लग गए, नेशन स्टेट बन गए और उनको लगा कि बस अब तो हम आज़ाद हैं, अब अपने देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, दुनिया के तमाम देशों को इनवाइट करेंगे। यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है कैपिटलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ सेंट्रलाइज्ड एंड पावरफुल स्टेट इज नेसेसरी टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट। यानी कि दोस्त एक सेंट्रलाइज पावरफुल स्टेट होना चाहिए जो उन सभी नेसेसरी जो भी दोस्तों रुकावटें आए, ऑब्स्टेकल्स आए, उनको रिमूव कर सके। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल या स्टेट जो है पावरफुल होना चाहिए। इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। अ सेंट्रलाइज स्टेट वाज नेसेसरी फॉर दी क्या, क्रिएशन ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। सिंपल है कि एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो पावरफुल हो, किसी की गुलाम ना हो, ताकि अपने देश की इकोनॉमी को वो बेटर बना सके। नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंप्लीटली फ्रीड दैट वर्कर्स फ्रॉम द ओल्ड फ्यूडल लोड्स एंड प्रोवाइडेड लेबर्स फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिंपल है दोस्त, सभी जब जो फार्मर थे उनका एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो आने वाले समय में सभी जो लेबर्स हुए वो इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेबर का बहुत बड़ा रोल होता है कैपिटलिज्म के अंदर। क्योंकि लेबर ही है वो जो वर्कर क्लास है, जो मशीनों में काम करते हैं, मशीनों के द्वारा उनका ही बहुत बड़ा रोल होता है जिससे कैपिटलिज्म का ग्रो हो सके। दोस्त भारत के अंदर दुनिया के तमाम कंट्रीज से भी सबसे सस्ते लेबर यहीं हुए, तभी अंग्रेजों ने भारत के लेबर को भी इंग्लैंड भेजना, दुनिया के तमाम कंट्रीज में भेजना भी स्टार्ट किया था, असम के चाय बागान वगैरह इन सब जगह पे, है ना, ताकि उनको फ़ायदा हो। और दोस्तों इंडिगो की खेती करवाना, अफीम वगैरह हो गया, है ना, नकदी फसलें जिनको अंग्रेज भारत में खेती करवाते थे, तो इसका भी एक बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा था। आगे चल के दोस्तों अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर इंडस्ट्री वगैरह और जैसे कि 1853 के अंदर रेलवे की शुरुआत करना मुंबई से ठाणे, और इस तरीके से अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि नहीं, अब भारत के अंदर भी हमें थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि भारत का जो भी विकास होगा उसको लूटना तो हमें ही है। तो भारत में तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया उनको अंग्रेजों ने लूट कर लंदन भेज दिया, अंग्रेजी इंग्लैंड ही भेज दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा रोल है इंडस्ट्रियलिज्म की ग्रोथ करवाने में, क्योंकि दोस्तों 1750 से लेकर 1850 के बीच में दुनिया के तमाम कंट्रीज को देखें हम, तो वहाँ पे पहले एग्रीकल्चर, खेती हुआ करती थी। जो इंसान काम 100 दिन में हाथों से करता है, वही काम आप मशीन 2 दिन में कर देते हैं। दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के काम करने के तरीके में चेंज आ गया। अब सभी काम मशीनों से हो रहे हैं। मशीनों से दोस्तों बनाए गए सभी सामान सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट, जो कि हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करें डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों इसका डेवलपमेंट और या इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भाग में हम बांटेंगे। पहले कैसे, पहला जो पार्ट है वो कैपिटलिज्म टेक्स प्लेस एट डिफरेंट स्टेजेस इन यूरोप, स्पेशली इन इंग्लैंड। सबसे पहले दोस्त इसका जो पार्ट रहा डेवलपमेंट का, वो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में और यूरोपियन में भी सबसे पहले ब्रिटेन में इसका विकास हुआ। तो पहला जो इसका हमने डिवाइड किया है वो है इंग्लैंड में इसका विकास होना, और दूसरा दोस्तों जो इसका पार्ट है वो है कैपिटलिज्म रीच्ड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसी तरीके से दोस्त क्या हुआ, सेकंड यानी कि पहले में देखा ना मैं कि जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, यूरोपियन कंट्रीज का इंग्लैंड में हुआ। और इसी के बाद हमने जो सेकंड में देखा, इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया के जो भी जैसे कंट्री है उनका मशीन है लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो दोस्त रॉ मटेरियल के ढूंढने के कारण ही, सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्हीं की वजह से ये दुनिया के तमाम देशों में भी गए, और उसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे भी इन्होंने सामानों को बनाया और वहाँ पे मार्केट बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी से मार्केट इकोनॉमी भी आई, और मार्केट इकोनॉमी से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हो गया। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, कैपिटलिज्म का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रिलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड इन दिस क्या पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दीज पार्ट्स वर कॉल्ड कॉलोनीज। जैसे हमने देखा कि भारत भी कॉलोनी था, भारत से अंग्रेजों ने सामान लूटा
जहाँ के कच्चे माल, आप जैसे कि भारत में दोस्तों बहुत सारे कच्चे माल हुआ करते थे, कच्चे माल का दोस्तों भारत में भंडार हुआ करता था। कच्चा माल मतलब जो सामान बनाना है, उस सामान को बनाने के लिए वो चीज़ है। अब आपको रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए होता है, तभी रोटी बेल पाओगे भाई। अब आपको बेड पलंग बनाना है तो आपको लकड़ी चाहिए होता है, तो ये सब कच्चा रॉ मटेरियल है। घर बनाने तो सीमेंट ईंटें चाहिए होता है। तो भारत के अंदर भंडार था इसका। अंग्रेजों ने और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन कंट्रीज़ का रॉ मटेरियल की तरह यूज किया, जिनको कॉलोनीज कहा गया, जिनको उपनिवेश कहा गया हिंदी में कहे तो हम, ठीक है। चलिए दोस्तों, जेम्स फुलचर हैज़ डिवाइडेड कैपिटलिज्म इन 3 स्टेज, ठीक है। अब दोस्तों ये है जेम्स फुलचर, इसने इसके डेवलपमेंट में इसको 3 डिवाइड कर दिया। इसको कैसे? अनार्किस्ट कैपिटलिज्म, जो कहते हैं कि स्टेट को खत्म कर डालो। नेक्स्ट तो मैनेज कैपिटलिज्म, ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म को मैनेज है सिस्टमेटिकल वे में डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट तो रिक्लासिफाइड। तो 3 तरीके से तो फुलचर के द्वारा बताया गया कि किस तरीके से कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल सिस्टम इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के समय में अलग अलग टाइप के कैपिटलिज्म सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है एंटरप्रेन्योरियल कैपिटलिज्म, है ना। औद्योगिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जिसमें आज सभी लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते भी हैं भाई, है ना। बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर। एंड आज दोस्तों इस सब्जेक्ट के रूप में भी इसको पढ़ाया जा रहा है लोगों को, जिसके अंदर मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके उनको कंसेप्ट को क्लियर करने की बात भी की जाती है। आज 10th 12th में दोस्त सिलेबस में इसको डाला गया है, एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। सोशल कैपिटलिज्म की बात आती है, ठीक है। एंड बात आती है कोलेक्टिव कैपिटलिज्म की। तो दोस्तों ये जो 3 थ्योरी है, ये जो दी गई है वो दी गई है एंड्रू हैवर्ड के। दोस्तों ये जो तीनों थ्योरी है, ये तीनों कंसेप्ट है, वो दी गई है इनके द्वारा। इनका नाम क्या है? एंड्रू हैवर्ड। इन हिज बुक पॉलिटिक्स ही हैज़ डिस्क्राइब्ड 3 टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम, यानी कि इन्होंने अपनी बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। इनका नाम एंड्रू हैवर्ड। ये दोस्तों इनका नाम याद करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंटरप्रेन्योरियल, सोशल एंड कोलेक्टिव, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म की। तो सोशलिस्ट क्रिटिसिज्म में सबसे पहले आता है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ये कहा कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जिसके पास पैसा था उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, मशीनों को अपने हाथ में ले लिया, और जो वर्कर क्लास थे उनका दोस्त कुछ था नहीं, उनका वो रिसोर्स लेस थे, जिनके पास रिसोर्सेस था उन्होंने इनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ? सोसाइटी में 2 तरह के वर्ग क्लास पैदा हो गए, एक अमीर और एक गरीब। इसी से क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो गया। ये थ्योरी दी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। 1818 में जर्मनी में उसका जन्म हुआ था, और 1848 में दोस्तों दास कैपिटल, और 1867 में है कौन सी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसकी 2 बुक आई, और इसी 2 बुक के अंदर इसने बताया, इसका कहना यह था कार्ल मार्क्स का कि स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए और पूंजीवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। मार्क्सिस्ट थ्योरी इसको कहा जाता है, यानी कि स्टेट को ख़त्म कर दो और जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग, इनको ख़त्म कर दो, ठीक है। तभी दुनिया के अंदर ये शोषण ये ख़त्म हो सकता है। एंड रिलीजियस क्रिटिसिज्म, सोसाइटी में दोस्तों धर्म का मामला, यानी कि धर्म का बोलबाला जो है क्रिटिसिज्म के अंदर, इसकी आलोचना की जाती है रिलीजन के बेस के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। अदर क्रिटिसिजम्स लाइक फेमिनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड दोस्त गांधीयन एंड क्या है? अनार्किस्ट, इन सभी के द्वारा इसकी आलोचना की गई। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिस्ट का, तो इनका ये कहना है कि पूंजीवादी समाज के अंदर फेमिनिस्टों पे, महिलाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, महिलाओं को इवन राइट्स भी नहीं दिए गए। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को ही हमेशा आगे रखा जाता है, महिलाओं को नहीं। तो जैसे सिमोन द बुबार, तमाम तरह के जो फेमिनिस्ट है, उन्होंने महिलाओं के राइट्स की बात करी और कैपिटलिज्म की आलोचना करी है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट, ये बात करते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर, यानी कि विकास की इस अंधाधुंध लड़ाई में, युद्ध में, रेस में, ये इन्होंने एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा ही इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, CO2, है ना, इस तरीके से। तो इन्होंने बात किया कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी थे, पर्यावरणविद, इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट पे कैपिटलिज्म के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो इसके वजह से लेकर इन्होंने इसकी आलोचना करी है। नेक्स्ट आता है गांधीयन। गांधी कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री बड़ी बड़ी नहीं लगानी चाहिए, बोलते कुटीर उद्योग, चरखा की बात करते थे, ये हाथ तो चलाने वाली, है ना। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनकी हेल्प की बात करते हैं। ये जब इसका ठीक उल्टा होता है, जो छोटे छोटे रहेंगे, जो योग्य नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं, बस बड़े बड़े कोई बोलबाला होता है, इसी से शोषण बढ़ता है। तो ये बात करते थे किसकी है कि नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं होना चाहिए, साध्य और साधन की बात करते थे, और ये बात करते थे कुटीर उद्योग की। अनार्किस्ट ये हो गए, ये बोलते स्टेट को खत्म करो, स्टेट ही है दोस्त ऐसा सब मेन जड़, है ना। क्योंकि स्टेटों के ऊपर किसका, जैसे मार्क्सिस्ट का भी कहना था, स्टेट के ऊपर किसका, पूंजीपति पैसे वाले लोगों का अधिकार रहता है, इसी वजह से पूंजीपति का बोलबाला रहता है, और सोसाइटी में भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जाता है, शोषण बहुत तेज़ी से होता है
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है आज, ठीक है। और एक इसका मेरा जो मानना है वो एजुकेशन सिस्टम भी है। इसने लोगों के मन में कूड़ा और कचरा भर दिया ऐसा जो किसी काम की नहीं रहे। जो हमें पढ़ाया जाता है वो आगे काम नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत बेहतर लगी हो, समझ में आया तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए हो तो हमारी इस फैमिली का मेंबर बनना, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को थोड़ा लाइक करना, शेयर कर देना सभी जगह, ठीक है। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों अलविदा चाहता हूँ, जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।